इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेत्री और लेखिका असीमा भट्ट से बातचीत। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, रंगमंच अपने आप में ही एक चुनौती है। नाटक और अभिनय की बात करें तो ये दुनिया की हर संस्कृति का अहम हिस्सा है और अपने दैनिक जीवन से दूर जाने और खुद को एक अलग दुनिया में ले जाने का खूबसूरत जरिया है नाटक और अभिनय। अब ये अभिनय चाहे रंगमंच के लिए हो या फिल्मों के लिए, रेडियो के लिए हो या फिर टीवी के लिए, अभिनय का मकसद है दर्शकों को शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। तो आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है ऐसी ही एक अदाकारा को, लेखिका को, जिन्होंने सन 2000 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से अभिनय में स्नातक किया। लगभग पिछले 30 साल से वो थिएटर कर रही हैं, फिल्में, टीवी में अभिनय कर रही हैं, विज्ञापन फिल्मों में काम कर रही हैं, किताब लिख रही हैं और भी बहुत कुछ कर रही हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए। तो आइए मिलते हैं ऐसी ही शख्सियत से। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम जाने मानी कलाकार असीमा भट्ट से। तो असीमा जी, विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा था मैं अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में सुन रही हूँ। इतना खूबसूरत परिचय देने के लिए आपका भी धन्यवाद और विविध भारती का भी धन्यवाद कि मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। जी, तो चलिए बातों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आप थिएटर, फिल्में, टीवी और विज्ञापन फिल्मों में काम कर रही हैं। लगभग 30 साल आपको हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए। कैसा रहा ये 30 साल का लंबा सफर? अगर सच कहूं तो मैं कहूंगी बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, आपने जब परिचय दिया तो कहा कि रंगमंच अपने आप में चुनौती भरा है। जी, तो ये जानते हुए हमने इस रास्ते को यानी रंगमंच को चुना। जी। तो ये भी पता था कि इसमें कई चुनौतियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, हर्डल्स आएंगे, परिवार समाज के ताने सुनने होंगे। बिल्कुल। तो ये सब कुछ के बावजूद अगर हमने ये चुना और 30 साल से डटी हूँ तो इसमें मुझे लगता है कि ईश्वरीय आशीर्वाद है और एक चमत्कार है और बड़े अनुभव हुए हैं। वो तो मैं कितना भी लिखूं, कितना भी बोलूं, नहीं समेट पाऊंगी कि कितने खूबसूरत अनुभव हुए हैं। जी, देखने वाले के नजरिए पर ये निर्भर करता है कि आप अपनी चुनौतियों को किन अर्थों में लेते हैं, उन्हें खूबसूरती से लेते हैं या बदसूरती से लेते हैं। तो आपने कहा कि कितनी खूबसूरत ये चुनौती थी जिसे आपने स्वीकार किया है। तो इसी चुनौती को हम जानना चाहते हैं कि रंगमंच तो अपने आप में चुनौती है, हम कह ही रहे हैं, और आपने अभिनय के लिए इसी रंगमंच को चुना NSD के जरिए। जी। तो NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या वहां जाने का विचार आपको कैसे आया और NSD में सेलेक्ट होना वो कितना चुनौतीपूर्ण था? मंदाकिनी जी, मैं अगर कहूँ कि मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मुझे रंगमंच में आना है, लेकिन ये हो गया और कहना चाहिए कि रंगमंच ने मुझे चुना। जी। और ये बात जब मैं लोगों से कहती हूँ तो उनको लगता है कि शायद मैं फिल्मी कहानी सुना रही हूँ, पर हुआ यूं ही, क्योंकि मैं एक बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली की लड़की हूँ और बिहार बहुत दूर है, गया, नवादा, नालंदा, राजगीर, मैं वहां से हूँ। तो वहाँ जनरली हमारे यहाँ लड़कियां 10वीं कर जाए शादी करा दो और ये बहुत बड़ा काम होता था। तो मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि काउंसलिंग हो रही है ना हमारी उसी परिवेश में। लेकिन तभी क्या हुआ था कि 87 के आसपास की बात है, सफदर हाशमी की हत्या हुई थी और पूरे देश में बहुत ही आक्रोश था, लोग बौखलाए हुए थे। संयोग से उन दिनों पिताजी नवादा में थे घर पर और उन्होंने युवाओं को बहुत झकझोरा, बल्कि वो गुस्से में थे इस पर कि तुम युवा लोग कुछ करते नहीं, इतनी बड़ी घटना घटी है देश में तो आपको युवाओं को आवाज उठानी चाहिए। वो तो जोश दिला के निकल गए क्योंकि वो शहर में रहते नहीं थे, निकल गए और यहाँ के लोग यंग खून खौल उठा कि कुछ करना है। तब उन्होंने सफदर हाशमी का ही लिखा नाटक औरत करने का सोचा। तो औरत करने के लिए औरत को ढूंढा।
तो जिसने आग लगाई थी सुरेश भट्ट जी ने, उन्हीं की बेटी से पूछा गया कि आप करेंगे। और मुझे ये कुछ नया सा लगा, बहुत गंभीरता से शायद मैंने नहीं सोचा था। मुझे एक लगा कि कुछ नया होगा। तो एक होता है ना, बच्चे जैसे कुछ नई चीज देखते हैं तो उत्सुकता में, तो मैंने हाँ कह दिया। सच कहूं तो शायद वहीं से एक आग, एक धधक तो वहीं से लग गई थी। तब भी नहीं सोचा था कि इंडस्ट्री आऊंगी, लेकिन आ गई। तो जब हम बात चुनौतियों की कर रहे हैं, और जो चुनौती है तो वो ना सिर्फ महिला कलाकारों के साथ है, बल्कि पुरुषों को भी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन एक महिला रंगकर्मी को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसा कि आपने कहा कि आप जिस परिवेश में आई थी वहां पर पढ़ा लिखा के शादी करने का रिवाज है, तो एक महिला रंगकर्मी को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, पहले अपने पारिवारिक माहौल से और फिर समाज से। क्योंकि रूढ़ियों और मिथकों को तोड़कर लगातार थिएटर करना, फिल्में करना या दूसरे कार्य करना, इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। तो आपने इस चीज को कैसे तोड़ा? किस तरह से आप घर से निकली? किस तरह से इस लड़ाई को आपने जीता? इतना आसान नहीं था। ये और बात है कि जब जहां मैं आ चुकी हूँ, पहुंच चुकी हूँ, और ये हमेशा मैं मानती हूँ कि कोई चमत्कारी घटना रही, कोई ईश्वर का निर्देश रहा जो हुआ, तो इतना आसान भी नहीं था। और आपने बहुत सही कहा कि हम स्त्रियां अपने दर्द को, अपने घाव को जब उकेरती हैं तो लोग थोड़ा तो उनसे सिंपैथाइज करते हैं, लेकिन पुरुषों की भी चुनौती है, उनके साथ कुछ नहीं होता है। तो अभी एक गाना भी आया है, गोपाल तिवारी हमारे इंडस्ट्री के हैं, वो उन्होंने गाया है कि और करो थिएटर। तो ये एक बहुत ही सरकास्टिक उनका गाना है। तो दोनों के लिए है, मेरे लिए भी थी। आपने अवसर दिया है तो मैं बताना चाहूंगी कि रंगमंच को अभी भी वो पहचान, वो रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं मिली है जो फिल्मों को है। जी, मैंने 30 साल में 20 साल थिएटर को दिया है, कंप्लीटली थिएटर को दिया। तो मुझे लोग तब नहीं जानते थे, और तब मेरी ज्यादा वर्ड्स ना होती थी, मेरी शिकायत हुई मेरे कैरेक्टर पे, चरित्र पे, ब्ला ब्ला। मतलब मजा तो तब आता है कि हमें अपने बारे में जो, जिसको गॉसिप कहते हैं, यानी बुराइयां दूसरों से सुनने को मिलता है। तो मैं कई बार पूछती हूँ कि आजकल नया क्या है। तो ये सारी बातें हो रही है। लेकिन मंदाकिनी, ये मैं कहना चाहूंगी कि मैंने एक फिल्म की और मैं रातों रात मशहूर हो गई। जी, मैंने एक सीरियल किया, बैरी पिया, मैं घर घर मशहूर हो गई। मैंने आत्मजा किया DD1 पे, तो DD1 सबसे ज्यादा देखा जाता है बिहार के हर छोटे छोटे गांव में, कस्बों में। तो मैं मशहूर हो गई। तो यहाँ मैंने देखा कि क्यों फिल्मों में आने के लिए लोग, मतलब सीधे, जबकि हम थिएटर को एक सीढ़ी मानते हैं, लेकिन ये सीधे छलांग लगा देते हैं लोग फिल्मों में आने के लिए, क्योंकि वो उनको रातों रात स्टार बनाता है, लोगों के घरों तक पहुंचा देता है। जी। तो ये चुनौतियां रही, और इसीलिए मैं जब मुंबई आई, फिल्म करने आई, सीरियल करने आई, लेकिन थिएटर नहीं छोड़ूंगी, ये संकल्प मेरा साथ था। जी, और यहाँ आने के बाद भी मैं थिएटर कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे थिएटर को लेकर ही है कि आपने NSD से स्नातक किया, वो समय कैसा था? वहां जाकर आपको क्या महसूस हुआ होगा जब आप NSD में सिलेक्ट हुई? कोई खास बात उस समय से जुड़ी हुई जो आपको याद हो? और आपने इतने सारे नाटक किए हैं, कोई आपका प्रिय नाटक जिसका डायलॉग आपको आज भी याद हो, चाहे तो आप उसे सुना भी सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रश्न पूछा और मैं पीठ में झुरझुरी सी हो गई। मंदाकिनी जी, NSD में 3 साल रहना होता है, और 3 साल के अनुभव को इतनी जल्दी में नहीं समेटा जा सकता। हाँ। लेकिन एक अजीब सी बात है कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं वहां टिकना नहीं चाह रही थी। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा। पूरा वो जिसको कहते हैं ना कि कल्चर शॉक। मैं बिहार से आई थी, ये यहाँ पे पूरा जो माहौल था, तो मैं रोती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस जाना है। तो हमारे डायरेक्टर थे उन दिनों, बजाज सर, तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि ऑलरेडी तुम्हारा हो गया है, और तुम अगर वापस जाते तो किसी एक सीट का आपने नुकसान पहुंचाया और किसी का हक मारा गया। तो
फिर मैंने रहना शुरू किया और त्रिपुरारी शर्मा थी मेरी त्रिपुरारी जी जी बहुत अच्छी महिला। मंदाकिनी जी, जब महिलाओं का नाम आता है ना तो मेरे जीवन में ऐसी ऐसी महिलाएं रही हैं कि नाम आते ही सर झुक जाते हैं। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, मैं भी उनसे मिली, बहुत ही शानदार अनुभव रहा उनसे मुलाकात का। और कितनी सादा, बहुत इतनी सादगी कि लगे नहीं कि वो टीचर हैं। माफ कीजिएगा, लगता था कि कोई घरेलू सी काम करने वाली महिला है। बहरहाल उन्होंने मेरी काउंसलिंग किया थ्रू आउट 3 इयर्स ही नहीं, पास आउट होने के बाद भी उनका मुझे प्यार और गाइडेंस मिलता रहा। तो वो जब रहने लगी वहाँ और समय वो बीता तो बहुत एंजॉय किया, मतलब इतना कुछ सीखा। जैसे कल ही मुझसे पूछ रहे थे कि एनएसटी में तुमने क्या क्या पढ़ाई की, तो मैंने कहा मैंने सिलाई भी सीखा, मैंने मेकअप भी सीखा, मैंने कारपेंट्री भी सीखी। तो कितने एक्टिंग का इससे क्या लेना देना। मैंने कहा पर एक्टिंग में ये सब सिखाते हैं एनएसटी में, कारपेंट्री यानी कुर्सी टेबल मेज बनाना, क्योंकि उससे आप सेट बनाएंगे। जी जी, सबसे बड़ी और सेट का आइडिया होना है ना, कि आप बनाएंगे नहीं लेकिन सेट का आइडिया तो होना चाहिए कि किस तरह से सेट बनाया जाए। कॉस्ट्यूम पूरे बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, अंबा सन्याल जी हैं, डॉली आलूवालिया दी हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं उनके, तो उनके कोर्स लगते हैं। मेकअप में थे सुधीर कुलकर्णी सर थे जो मेकअप पढ़ाते थे और बहुत सिंपल सिंपल बातें बताते थे। कहते थे अगर आपके पास बहुत सारा मेकअप का संसाधन नहीं है तो कैसे सिर्फ लिपस्टिक से आप मेकअप कर लेंगे जी। और कमाल की बात थी कि वो लिपस्टिक से काजल का कोर जैसा भी बना लेते थे, गालों की लाली भी लिपस्टिक भी। ये तो सब कुछ सिखाते थे, डांस सिखा रहे हैं, मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, फोक नृत्य, फोक संगीत, और हर रोज नया। और इतने उसके आयाम कहने चाहिए कि वो पल को मैं दोबारा जीना चाहूंगी। जी, मैं वहाँ गई थी एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सुबह से लेकर रात तक मैंने देखा कि घुंघरू की आवाज थमती ही नहीं थी। जी। तो इतना देखने के बाद मुझे लगा कि कितना कठिन तप होता है, जैसे किसी चीज को सीखना, एक तरह से वो तप है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो सचमुच साधना है। और गुरुकुल की बात जब आती है तो एनएसडी हम स्टूडेंट को गुरुकुल की तरह, यानी सुबह से रात तक ऐसे पीस डालते हैं ना जैसे गन्ने की मशीन में डाल के, और रात में जब हम बिस्तर पे पड़ते थे तो बच्चों की तरह नींद आती है थक करके एकदम से। तो वो बहुत सुंदर था। तो अपना कोई प्रिय डायलॉग जो आपको पसंद हो, ऐसा कोई नाटक? देखिए मोहन राकेश जी का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, और एक कल्ट आधुनिक नाटक माना जाता है, बहुत ही फेमस नाटक है, बहुत फेमस और है। मुझे लगता है कि किसी भी शहर में जहाँ रंगमंच होता है, आषाढ़ का एक दिन अपने अपने तरीके से हर कलाकार करना चाहता है। हर भाषा में खेला गया, हर स्टेट में खेला गया, अब्रॉड में भी खेला गया, तो सभी करते हैं। मणिपुरी में सुना है आषाढ़ का एक दिन हुआ है, उर्दू में हुआ है, भोजपुरी में भी करने की कोशिश की है। तो आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका है और कालिदास की कहानी है, ग्रेट पोएट कालिदास, और उनकी प्रेम कहानी है। तो मल्लिका का जो संवाद है जहाँ से नाटक शुरू होता है वो है आषाढ़ का पहला दिन, और ऐसी वर्षा, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई। और देखो ना, मैं भी तो गई थी कि उत्तर से उड़कर आते हुए बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आए। भीगने का मुझे तनिक हेत नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। तो इस तरह के डायलॉग है, बहुत सारे डायलॉग हैं। बिल्कुल, जो पूरा नाटक ही एक डेप्थ में है, और ये सुनने के बाद थोड़ा सा एक अलग ही झुरझुरी सी महसूस होती है इस तरह के नाटकों को देखने के बाद, कलाकारों का अभिनय देखने के बाद। और एक नाटक था जो उसको हाउस ऑफ बर्नाडा अलवा, तो उसे मेरी दोस्त बैचमेट ही डायरेक्ट कर रही थी, और एक लाइन था, सिर्फ एक लाइन, और वो मैंने जब बोला था तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों ने, ऑडियंस ने कहा कि जब आपने कहा ना ये, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। द लाइन वाज, वो लाइन इंग्लिश में था कि टू बी बॉर्न अ वुमन इज द वर्स्ट कंडीशन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये था अभिनेत्री और लेखिका असीमा भट्ट से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे।
विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।